नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है और सदन की कार्यवाही को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। विपक्ष सदन में आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सवालों के जवाब के लिए अपनी एक अलग रणनीति बनाई है। पक्ष विपक्ष की तैयारियों के बीच सदन सुचारू रूप से चल पाए, इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी तैयार हैं और यही वजह है कि सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद बीएसी की बैठक हुई और करीब 1 महीने तक यह बजट सत्र चलेगा, जबकि 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। दस जुलाई को प्रदेश की बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। बातचीत में वासुदेव देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी से संवाद किया गया, सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन चलने को लेकर भी बात की है। साथ ही कहा कि सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। पहली बार जीतकर आने वाले युवाओं और महिलाओं को बोलने का भी मौका ज्यादा मिले। और क्या कुछ कहना है वासुदेव देवनानी का, आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर इस बार कई तरह की खास तैयारियां की जा रही हैं, कई तरह के नवाचार हैं। बजट पेश होगा और करीब 1 महीने तक सदन चलेगा और सदन को लेकर किस तरह के इंतजाम रहने वाले हैं, क्योंकि सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके समन्वय बनाने की कोशिशें स्पीकर वासुदेव देवनानी जी की ओर से की गई हैं। स्पीकर साहब, बजट सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह के इंतज़ाम हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और कितना लंबा चलने वाला है? बजट सत्र साधारणतः तो फरवरी में होता है, लेकिन चुनावी वर्ष होने के कारण उस समय हमने लेखानुदान मांगे पूरी की थी, स्वीकृत करवाई थी। तो उस नाते कल से शुरू हो रहा है। कल तो प्रारंभ है। ये शोकाभिव्यक्ति और जो राज्यपाल से और वो जो कागज़ आए होते हैं उनको विधानसभा में पेश करना होता है। और शोकाभिव्यक्ति के बाद अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है और 4 तारीख को भी विधानसभा होगी। वो कल आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो गई, उसमें उसका हमने प्रारूप तैयार किया है। कल सदन में स्वीकृत होने के बाद निश्चित रूप से वो सबकी जानकारी में आ जाएगा और 10 तारीख को बजट की प्रस्तुति होगी। तैयारी की दृष्टि से ऐसा कोई विशेष नहीं है। जो हमेशा सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, सारी तैयारियाँ की जाती हैं, वो सब सदन में हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे लोग यह जो सत्र आएगा, हम सब मिलकर के जो हमारी विधानसभा की गरिमा है, जो विधानसभा की मर्यादा है, उसके नियमावली है, उसके तहत इसको चलाएंगे। इसलिए आज एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, जो सभी दलों के लोग उपस्थित रहे, यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें रहे। और सबसे चर्चा के दौरान यह है कि हम इसको अधिक से अधिक शांतिपूर्वक चलाएं, जिससे नए और पुराने अपने सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का भी मौका मिले। और उस नाते हम सब अपने परंपराओं का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 8 करोड़ जनता हम सबको चुन करके भेजती है और हमारा काम है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनके मुद्दे उठाए जाएं। और उन सारे पूरी जो विधानसभा की कार्रवाई होती है, इससे राजस्थान की जनता देखती है। तो हमारे द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा ऐसा जाए जिससे विधानसभा की गरिमा ऊंचाइयां छुए। और मुझे सबने आश्वस्त किया है, हम सब इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए सहयोग करेंगे और सदन में जो भी नियम है उसके तहत हम मुद्दे उठाएंगे। और इस बार हमने जो पहले किसी ज़माने में एक सदस्यों को पर्ची के द्वारा भी मुद्दे उठाने की अनुमति थी, वो पिछले विधानसभा में बंद हो गई। इस विधानसभा में मैंने उसको उठाने की अनुमति दे दी है। तो सभी लोग अपनी पर्ची लगाएंगे, लॉटरी से खुलेगी, उनको अपने मुद्दे उठाने की अनुमति होगी। हमारे यहाँ अभी तय किया कि हालांकि सदन में कल इसकी विधिवत घोषणा होगी कि लोकसभा की तरह विधानसभा के अंदर भी 1 घंटे का लंच रखा जाए, क्योंकि सदस्य 1 बजे के आसपास 0 ओवर ख़त्म होता है, निश्चित रूप से भोजन करने का उनका समय होता है। तो कई सदस्य चलते हैं, बहुत कम संख्या रह जाती है। इस नाते ऐसा सबकी सहमति से ऐसा
लगभग सहमति हो गई है कि हम 1 से 2 विधानसभा के अंदर लंच रखें और 0 ओवर के बाद जब लंच से आएँ तो जो कार्यसूची है उसके अनुसार विधायी के काम को हम पूरा करें। सर अभी बिजनेस कमेटी ने क्या तय किया है? 10 को बजट है और कितना लंबा चलेगा, अनुमान कुछ अभी है? क्योंकि 1 महीने तक कार्रवाई चलने की उम्मीद है इस बार। देखो, बिजनेस कमेटी की तो कल अभी गोपनीय रहती है और कल जो विधानसभा प्रस्तुत हो जाएगी उसके अनुसार हम इसका काम करेंगे। संभावना ये है कि लगभग ये महीने भर के आसपास सदन चलेगा। आज बड़ा सार्थक संवाद हुआ आपका, जिसमें सीएम भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, बाकी दलों के लोग भी थे। तो एक समन्वय बनाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, उम्मीद है सार्थक होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि सदन की कार्रवाई कई बार हंगामे की वजह से भेंट चढ़ जाती है, जरूरी बहस नहीं हो पाती है। कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए। सबको विश्वास में लिया है, सबने आश्वस्त भी किया है। मुझे उम्मीद है कि इसको हम सब सकारात्मक हम इसको स्वरूप प्रदान करेंगे। और जो सदन में उठाने जैसे मुद्दे हैं, जैसे आज तक प्रश्न उठाने का हर एक को अधिकार है, लेकिन कई बार जो सदन में प्रश्न आ गए उसके तो उत्तर हो जाते थे, लेकिन बहुत सारे प्रश्न पेंडिंग रहते थे। जैसे उदाहरण दूँ कि 15वीं विधानसभा के लगभग 4,500 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे। और इस बार जो विधानसभा में जो 8 दिन चली उसमें 2057 प्रश्न आए थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारे शासन प्रमुख शासन सचिव और बाकी शासन सचिवों के सहयोग से 92% प्रश्नों के उत्तर आज तक आ गए। मुझे लगता है अगले दिनों में ये 5-7% और आ जाएंगे। तो यह एक पहली उपलब्धि होगी कि एक सत्र के समाप्त होने पर कुछ दिनों में ही सब प्रश्नों के उत्तर आने लगे हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और मुझे आशा है कि आगामी सत्रों में भी जो प्रश्न आएंगे, अगले सत्र प्रारंभ होने से पहले उन सबके उत्तर आ जाएं। ध्यान आकर्षण के भी उत्तर आने शुरू हो गए हैं। इसलिए बाकी ऐसे मुद्दे, ताकि विधायिका जो है यह सदन के प्रति अकाउंटेबल बने, इसके लिए हमारा प्रयत्न है और मुझे खुशी है कि अकाउंटेबल इसमें होने शुरू हुआ है। आप सर स्पीकर के साथ साथ शिक्षक भी हैं और पहली बार जो विधायक आएंगे एज ए स्टूडेंट अगर देखा जाए तो बतौर टीचर वो आपसे उम्मीदें भी रखते हैं, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर भी मिले क्लास में एक तरीके से। बिल्कुल, हम वैसे तो सचेतक सूची देते हैं, उसके अनुसार हम वहाँ पे नाम पुकारते हैं, लेकिन इसमें मैंने दोनों सचेतकों से आग्रह किया है कि वे नए लोगों को प्राथमिकता दें और मेरी ओर से भी जो सहयोग होगा उनको करूँगा। 10 को सर बजट पेश हो रहा है, आप विधायक के रूप में बतौर स्पीकर क्या उम्मीद करते हैं? किस तरह के नवाचार या प्रदेश के सभी वर्गों को समाहित करते हुए किस तरह का बजट आप सोचते हैं कि पेश किया जाएगा? इसमें सरकार द्वारा प्रस्तुत होगा, इसका उत्तर सरकार ही दे पाएगी अभी। लेकिन उम्मीद है अच्छा बजट रहेगा। गोपनीय उम्मीद तो सब हम लोग करते ही हैं कि अच्छा बजट आएगा और लोगों के कल्याण के लिए होगा, क्योंकि सरकारें कल्याण के प्रति समर्पित होती हैं। और ये जो सरकार आई है और इसका पहला बजट है, मुझे लगता है निश्चित रूप से वो जन कल्याण हेतु अच्छा आएगा। पेपरलेस जैसे आपकी कवायद अगले सत्र से देखी जाएगी सर? हाँ, अगले सत्र में निश्चित रूप से पेपरलेस विधानसभा बनेगी। बातचीत के लिए शुक्रिया सर। स्पीकर साहब देवनानी जी बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारियां जो की जानी चाहिए कर चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल सदन के भीतर बना रहे। बातचीत के जरिए जो आपसी कई बार मतभेद हो जाते हैं वो सुलझाए जाएं और अधिक से अधिक सार्थक मुद्दों पर, विधानसभा हो, गांव हो, कस्बे हो, ढाणी हो, उनकी समस्याओं पर चर्चा हो। और बजट जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा होगा। सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए 10 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और विधानसभा का ये बजट सत्र 1 महीने तक चलने की उम्मीद है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी जयपुर। राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने तैयारियां पूरी की हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बातचीत की है, जरा दिखाते हैं आपको। राजस्थान का विधानसभा सत्र है, उसकी कल से शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ही मुख्य दलों ने अपनी तैयारियां जोर शोर से स्टार्ट कर दी है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। सर, कल विधानसभा का सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि बजट से काफ़ी लोगों को आस है, चाहे युवा हो चाहे किसान हो। देखिए, हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए, जिसके अंदर युवाओं के लिए खास तौर से बहुत पॉजिटिव निर्णय लिए गए हैं। जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए, साधारण नागरिक हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव निर्णय लिए गए हैं। जैसे हम राजस्थान को एनर्जी सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, मतलब
आत्मनिर्भर, बिजली के उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर, उसके लिए तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो MOU है वो साइन हो चुका है, वो PSUs के साथ साइन हुआ है। उसके साथ साथ जो नई पॉलिसी बन रही है उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का और निवेश आएगा सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें हमने हमारी सरकार के जो विभाग हैं उनके लिए समय सीमा रखी है कि इतने समय में आपको क्लियरेंसेस देनी है। साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस कारण से जो 3 एकड़ में 1 मेगावाट प्रोडक्शन होता था अब 2.5 एकड़ में होता है, तो ज़मीन की भी कम लागत लगेगी। जहाँ पे भी ये सोलर पार्क्स लगेंगे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और हमने ये प्राथमिकता रखी है क्योंकि ज़मीन हम राजस्थान में दे रहे हैं और कम दरों पे दे रहे हैं, तो राजस्थान को प्राथमिकता से बिजली मिलेगी। तो ये जितनी भी बिजली कटौती आपके पिछली सरकार के अंदर होती थी, उनके निर्णय के कारण अभी भी हो रही थी, वो सारी बंद हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज आएंगी उस कारण से। उसके साथ साथ न्यू एविएशन पॉलिसी हम लेकर आए हैं जिसके अंदर फ्लाइंग स्कूल्स राजस्थान के अंदर खुलेंगे, तो हमारे जो युवा हैं वो पायलट बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो एयरपोर्ट्स, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उसका एक्सपेंशन होगा, उसके लिए ज़मीन राजस्थान सरकार देगी और नए एयरपोर्ट तैयार होंगे। जैसे कोटा के अंदर जो एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वहाँ पे हम तैयार करेंगे। फ्रेट और कार्गो की व्यवस्था हम राजस्थान में कर रहे हैं, उससे अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रेवेन्यू आएगा, लोकल ट्रैवल बहुत आसान हो जाएगा। और एक एरो सिटी जयपुर के अंदर हम बनाएंगे, जैसे दिल्ली में एक एरो सिटी है वैसे जयपुर में बनाएंगे, जिससे होटल्स है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब तैयार होगा। सर एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि इस सदन के अंदर राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेके जिस तरीके का बयान दिया है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध भी देखने को मिल रहा है, चाहे इसमें हिंदू संगठन हो या फिर बीजेपी के युवा मोर्चा हो, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो अग्निवीर है उनको शहीद का दर्जा ना देने को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की है, क्योंकि आप खुद सेना से जुड़े हुए हैं, युवाओं के बीच में सर एक रोल मॉडल के तौर पे आपको देखा जाता है, क्या कहेंगे? आपने 2 सवाल पूछे, मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो राहुल गांधी और कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी विचारधारा है वो बार बार उनकी निकल कर आ जाती है। चाहे वो जो कल उन्होंने बयान दिया संसद भवन के अंदर कि हिंदू आतंक, उन्होंने बोला हिंदू हिंसक है, जबकि मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला हुआ था, अभी भी है, उस आतंक को हमने हमेशा कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सबसे पहले हिंदू आतंक अगर किसी ने शब्द दिया तो वो राहुल गांधी ने दिया और कांग्रेस ने दिया। कल फिर रिपीट करा उन्होंने, जहां पर ये कहा कि हिंसक हिंदू इतनी बड़ी संख्या के अंदर। हमने हर तरह से हर समाज को साथ में लेके चलने की कोशिश करी है। हमने केवल राम मंदिर, जहां पर सदियों से राम का मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा था, वहां पे भी बिना हिंसा के कानूनन हमें राम मंदिर वहाँ पे बनाया। हमने अपनी मुस्लिम समुदाय की जो बहनें हैं उनको पहली बार अगर किसी ने आज़ादी दिलाई ट्रिपल तलाक से, तो वो हमारी सरकार ने दिलाई। लेकिन ये राहुल गांधी हैं जो बार बार हिंदुओं को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताने की कोशिश करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा आपने सवाल पूछा अग्निवीर का, वो भी स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो सेना को हमेशा नीचा दिखाने की है, सेना को मनोबल तोड़ना, ये राहुल गांधी का लक्ष्य है। और मैं उसको प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूं, जब चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा था तो बार बार इन्होंने इस तरह की बात करी हमारी भारतीय सेना की, जिससे सेना का मनोबल टूटता है। इन्होंने प्रश्न पूछे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो हम नहीं मानते जब तक हमें सबूत नहीं दिखाएंगे। एयर स्ट्राइक हुई है, हमें सबूत दिखाइए। इन्होंने सेना के ऊपर प्रश्न खड़ा करा। और उसी तरह फिर कारगिल कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर जो अग्निवीर जो युवा, जो औसत उम्र सेना की उसको कम करने का जो रिकमेंडेशन सेना ने करा, उसके चलते अग्निवीर शुरू हुई और उसको फिर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल के, क्योंकि ये भी बिल्कुल सबके सामने आ गया कि जो एक अग्निवीर जो शहीद हुआ, जो बैटल कैजुअल्टी हुआ, उसका मुआवजा उसको मिला, उसके परिवार को मिला। तो ये बार बार झूठ बोलकर ये हमारी सरकार को नहीं, ये सेना को नीचा दिखाते हैं। सर एक सवाल और, लास्ट सवाल है मेरा। सर गांधी वाटिका को लेके आपकी सरकार ने कुछ डिसीजन लिया है, क्या कुछ रहेगा इसको लेके? देखिए, गांधी वाटिका जो कांग्रेस ने बनाई, उसके अंदर उन्होंने ट्रस्ट ऐसा बनाया कि ट्रस्ट के अंदर जो उपाध्यक्ष होंगे
और जो ट्रस्ट के मेंबर्स होंगे वो उन्हीं के होंगे, कांग्रेस के होंगे, और उनको ऐसी पावर दे दी कि मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा ताकत दे दी, ट्रस्ट उन्हीं के हाथ में रहे। तो इसके अंदर तो बदलाव की ज़रूरत है ही, काम नहीं रुकेगा, लेकिन ये इस तरह के जो कानून उन्होंने बनाए थे उसको बदलेंगे। क्या गांधी वाटिका कंटिन्यू रहेगी या गांधी वाटिका जैसे अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो तो वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन इस कानून जो ट्रस्ट के अंदर जो चलाने के जो कानून है उसमें बदलाव होगा। ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो युवा है, चाहे इसमें अग्निवीर हो या फिर तमाम जो सेना से जुड़े हुए हैं, उनको राहुल गांधी यानी कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष नेता हैं वो उनके मनोबल को गिराने की कोशिश करते हैं। और अब राजस्थान के अंदर जो बजट आएगा वो हर वर्ग को यहाँ पे साधने की कोशिश की जाएगी, और इस बजट के अंदर चाहे युवा हो चाहे महिला हो, हर वर्ग को यहाँ पे साथ लेकर इस बजट के अंदर जो समावेश है वो उसके अंदर बजट के अंदर शामिल किया गया है। जयपुर से जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर विपक्ष इस बार सरकार को घेरने के मूड में है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की। कल से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। किस तरह की कल को लेकर तैयारियां हैं, सत्ता पक्ष को घेरने की आप लोगों की तैयारी? देखिए, सत्ता पक्ष जो है पिछले 7 महीने का जो शासन इन लोगों का है वो जनता के लिए तो कोई काम तो किया ही नहीं। जितने भी निर्णय हैं पिछली सरकार को कोसने के अलावा कुछ इनके पास है नहीं। पेपर लीक की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं। युवाओं के रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, किसानों पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, दलितों के साथ एट्रोसिटीज हो रही है, महिला अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। ये सारी चीजें हैं, इन सब को लेके हम इनको सदन के अंदर घेरेंगे। और जो इन्होंने जनता से वादे किए हैं, 100 दिन की कार्य योजना इन्होंने बनाई थी, जो इनका घोषणा पत्र है उस पर क्या किया, वो सारे जवाब इनको यहाँ पे देने पड़ेंगे। नए जिलों को लेकर जो कमेटी बनी थी उसको भी लेकर अब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा उनकी समीक्षा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा और जिले बनाने की जरूरत है। आप जो जिले बने उन्हीं में उंगली उठा रहे हो। आप जनता को सहूलियत देने का काम है प्रशासन का। पब्लिक को जल्दी न्याय मिले, तुरंत न्याय मिले, नजदीक न्याय मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। न कि पिछली सरकार ने जिले बना दिए उनकी समीक्षा करेंगे, स्कूल खोल दिए उनकी समीक्षा करेंगे, कॉलेज खोल दिए उनकी समीक्षा करेंगे, गरीबों को पट्टे दे दिए उनकी समीक्षा करेंगे। कीजिए समीक्षा, अपना विजन तो बताइए। अगर सरकार उन जो नए जिलों की समीक्षा करने के बाद उन्हें वापस जो है उनका जिले का अधिकार हटा देती है, जिला नहीं बनाती है, इस तरह की चीजें करती है तो पता चलेगा ऐसे कैसे हटा देंगे। तो ये थोड़ी कोई सुना काम बैठा है, ऐसे कैसे जिलों को खत्म कर देंगे। जनता की सहूलियत के लिए बनाए हैं, जिलों की लड़ाई लड़ेंगे हम। और युवा बेरोजगार भी इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग राजीव गांधी युवा मित्रों को भी हटा दिया, उसके बाद वो भी आंदोलन कर रहे थे। अभी उनका भी मुद्दा है, उनकी बात को हम उठाएंगे। महात्मा गांधी प्रेरकों की भी बात है। कल मुख्यमंत्री जो 20,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, वो नियुक्तियां कांग्रेस के समय में हुई है, कांग्रेस ने दी है। वो सारी बातें हम उठाएंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। कल राहुल गांधी ने संसद में एक हंगामेदार पूरा वो सेशन रहा, जो तस्वीर दिखाई महादेव की, उसको लेकर विवाद हुआ, कहा कि पूरे हिंदुओं के ऊपर ये आरोप लगाएगा। नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुओं पे आरोप नहीं लगाया। उन्होंने तो ये कहा कि पूरे हिंदुओं का ठेका कोई बीजेपी के पास या नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। हम भी हिंदू हैं, मैं खुद भी हिंदू हूँ, तो हमारी कोई ठेकेदारी या जिम्मेदारी कोई बीजेपी करेगी क्या? हम तो खुद अपने आप में सक्षम हैं। वो जिस प्रकार से हिंदू धर्म का उपयोग करके जिस प्रकार से देश के अंदर जो भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं वो गलत है। उसको टारगेट किया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सभी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। कोई मोदी की या बीजेपी के सर्टिफिकेट की हमको आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी आदिवासियों को लेकर एक बयान के बाद वो चर्चा में आ गए कि उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। क्या वो मुद्दा भी इस बार विधानसभा में? मानसिक दिवालियापन हो चुका है उनको। मैं तो कहना चाहूंगा उनको रेस्ट दी जाए, और शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण महकमा है, अच्छी चीजें जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, देश की नींव है, जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य है, उनको किस प्रकार से हमें मजबूत बनाना चाहिए, उनको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए,
इस चीज पे बात हो, न कि वो जब से बने आज इसका आज उसका आज ये आज वो, उनको पता ही नहीं है कि उनका डिपार्टमेंट क्या है, काम उनको क्या करना है। एक बड़ा सवाल ये है कि हर जगह ऐसी चीजें सामने आती हैं कि अपन मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी आम नागरिक को मूलभूत सुविधाएं जैसे परिवहन सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं वो नहीं मिल पा रही है ग्रामीण इलाकों में। तो उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां विपक्ष ने की है? नहीं, हमने पिछली बार शुरू की ग्रामीण बस सेवा, बीजेपी ने बंद कर दी, वापिस राज है, हमने वापिस शुरू की है। अब देखो ये क्या करते हैं। ये सुविधा देने का काम ये इन लोगों का नहीं है, नहीं इनकी मंशा है। चिरंजीवी जैसी योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जो आम आवाम गरीब सबका, मीडिया का, गरीबों का, पूरे राजस्थान का, सब लोगों का जिस योजना से भला हो रहा था, आपने उस योजना को बंद कर दिया। क्या लगता है, क्योंकि अब 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, अभी लोकसभा के नतीजे आए हैं, तो एक चर्चा ये चल रही है कि सीएम बदला जाएगा। अब विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं पर्ची सरकार, इनका काम है, पर्ची सरकार में नई पर्ची निकालते हैं, इसी को जारी रखते हैं। ये तो इनको देखना है। आपको क्या लगता है? टीकाराम जी को क्या लगता है? नहीं, मेरे को लगने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बता दिया 7 साल का जो काम है वो फेल है। जनता ने इनको जवाब दे दिया, 25 में से 11 सीटें हमें दे दी। तो एक सीधा सा इनके मुंह पे करारा तमाचा है कि इन लोगों के जो काम है, कार्यशैली है, वो सही नहीं है। लोग अभी 5 साल पहले की सरकार को याद करने लग गए कि किस प्रकार से वो सरकार लोगों का ध्यान रखती थी। आज ये सरकार काम नहीं कर रही है। लास्ट सवाल, इस बार क्या लगता है, हंगामेदार रहेगा ये पूरा? हंगामेदार रहेगा। कैसे? पूरे जोर शोर से। ये जो मुद्दे हैं ना, सारे हम पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, युवाओं पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको सहन करने वाले थोड़ी है। देखिए, ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो साफ तौर पर कह रहे हैं इस बार विधानसभा सत्र जो है वो हंगामेदार रहेगा। युवाओं की बात होगी, बेरोजगारों की बात होगी, और सरकार ने जो योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थी उनको रोकने का प्रयास जिस तौर पर बीजेपी कर रही है, उसको लेकर भी सदन के अंदर ये मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा सत्र के लिए हुई सर्वदलीय बैठक में बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली भी शामिल हुए। एनडीटीवी से खास बातचीत की, क्या कहा है दिखाते हैं आपको। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेके दोनों ही दल वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मेरे साथ बीएसपी विधायक हैं मनोज सिंह न्यांगली। सर, आज अपने बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई और इस बार का सत्र है वो किस तरीके का रहेगा? देखिए, हमारी तो आशा ये है कि सत्र बहुत सुंदर, अच्छा रहना चाहिए। राजस्थान की जनता ने हम सबको चुनकर 200 लोगों को यहाँ जो भेजा है, वो सबकी आशा है कि हमारी बातों को और हमारे मुद्दों को छूकर लड़ाई लड़ेंगे। उसी लड़ाई के मुद्दे से हम उस बात को रखने के लिए ताकत से हमारे इस सदन को चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वैसे जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि मनोज सिंह न्यांगली है शिवसेना में जाएंगे, और क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने नीले कलर का कुर्ता पहना है, नीले जूते पहने हैं, क्या वाकई में भगवा कलर के अंदर मनोज सिंह न्यांगली अपने? देखिए, मैं इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता कि किसी कपड़े के पहनने से कोई परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन की जरूरत है। हृदय परिवर्तन अगर हो जाएगा तो हम हो जाएंगे। तो हृदय परिवर्तन को लेकर प्रयास है, चर्चाएं चल रही हैं, अच्छी चर्चाएं हैं, हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है जिसकी वजह से? वजह तो जिस दिन कोई परिणाम आ जाएगा उस दिन बताएंगे। उससे पहले तो परीक्षा देने वाला, पेपर देने वाला कहता है कि मैं बढ़ना चाहता हूँ कुछ, तो बन तो नहीं सकते कई बार। लेकिन आप मुंबई में जाके एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की है, क्या वजह रही कि बीएसपी विधायक होने के बावजूद भी आप मतलब अन्य दल? देखिए, हम अन्य दल से, हम राजनीतिक रूप से देखिए लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में हैं और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, देखो होगा क्या वो तो आगे की बातें हैं। शिंदे साहब से हमने कल भी मुलाकात करी है, मुलाकातें जारी हैं, हमारी चर्चाएं जारी हैं। हम किस कदमों से आगे बढ़ेंगे वो आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे। क्या इन मुलाकात का कुछ रिजल्ट निकलेगा वाकई में? क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर चर्चा भी है कि जिस आपकी जो ये मुलाकात है राजनीतिक तौर पे काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये मुलाकात हमारी अहम मानी जा रही है, और मुलाकात में कुछ न कुछ निकलने वाला है और निकलेगा निश्चित रूप से, हम आपको बताएंगे। निकलने से पहले क्या बताएंगे? क्या कुछ रिजल्ट रहेंगे? ऑप्शन तो होंगे। ऑप्शन तो पहले नहीं बता सकते ना, हम रिजल्ट का प्रयास करें। देखिए, आरएएस का, आईएएस का एग्जाम जब होता है ना, हर बच्चा पेपर, उसमें भी ऑप्शन दिए होते, पेपर देने जाता है, उस समय सभी ये कहते हैं मैं आईएएस का देना चाह रहा हूँ और मैं आरएएस का देना चाहता हूँ। लेकिन आरएएस और आईएएस बनते थोड़ी है सारे लोग पेपर देने वाले, जरूरी नहीं है। कुछ बनेंगे, पेपर दे रहे हैं, अभी पेपर में पास हो जाएंगे तो
बन जाएंगे कौन। लेकिन विधानसभा सत्र की अगर मैं बात करूं तो ये भजनलाल सरकार का पहला बजट सत्र है। क्या कुछ एज ए विधायक के तौर पे आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके वर्तमान सरकार है काफी? देखिए, मैं तो चाहे भजनलाल जी की सरकार रही हो चाहे गहलोत साहब की सरकार रही हो, सरकारों से परिवर्तन होता है, सरकारें कुछ करने वाली स्थिति है। जो आज के दिन धरातल पर सबसे गंभीर मुद्दा अगर कोई है तो बिजली और पानी दोनों सरकारें इस जनता को उपलब्ध कराने में असफल रही हैं, विफल रही हैं। और अगर आप लोगों ने भी देखा होगा पिछले 2-3 महीने से ये हालात है कि ना तो पीने को पानी है ना बिजली मिल पा रही है। जब कौन से विकास की विकसित भारत की हम बात करें, जब जनता की मूलभूत 2047 का जो एक टारगेट लेके चल रही है सरकार, इसको लेके क्या कहें? देखिए, सरकारें चल रही हैं टारगेट लेके, ये करना है। हम डिजिटल करेंगे, हम मेट्रो चलाएंगे, हम हाईवे स्टेट हाईवे बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे, लेकिन आम जन को पीने को पानी नहीं मिले, आम जन को समय पर बिजली नहीं मिले तो ये उपलब्धता नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की उपलब्धता है सबसे पहले आम जन की सुविधा उपलब्ध हो, वो उपलब्धता नहीं है, इसलिए मैं तो विफल मानता हूँ। क्योंकि एक भाई साहब जैसे ही सरकार नई बनी है तो उसमें नए जिलों को लेके कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी समीक्षा भी कर रही है, उसके अंदर डिप्टी सीएम को भी इसमें अध्यक्षता के तौर पे उन्हें सदस्य बनाया गया है और भी इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या नए जिलों की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? ये समीक्षा, ये कमेटी, सरकार की नीयत में थोड़ा बहुत खोट होगा। कुछ जिलों को वो मिटाना चाहें, कुछ जिलों को हटाना चाहेंगे, इसलिए कमेटी का तो एक बहाना है, सब कमेटी का एक बहाना है। कमेटी निर्णय करेगी, ये निर्णय सरकार करेगी, कैबिनेट में तय कर रखा होगा किस 2, 5, 4 जिलों के नाम और हटाने हैं वो हटा देंगे बस। और कमेटियां वमेटियां तो सिर्फ सरकारें क्या है, जनता में मैसेज देना चाहते हैं, हमने अध्ययन किया, उनकी नियति नहीं है, वो कुछ जिलों को रोकेंगे, रोकना चाहते हैं। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मेरे तो साहब सबसे बड़ा, मैं तो पानी और बिजली की सूखे क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ बालू मिट्टी है, उद्योग वहाँ है नहीं, बिजनेस कोई वहाँ है नहीं, कच्चा माल कोई वहाँ है नहीं, और वहाँ जनता त्राही मान है पानी और बिजली के लिए। तो सबसे गंभीर मुद्दे मेरे तो बिजली और पानी। 2-3 नंबर पे मेरा स्वास्थ्य है, विकास बाद में याद आएगा जब जनता को बिजली और पानी दे पाएंगे। ये थे मनोज सिंह नांगली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के विधानसभा के इस बजट के अंदर उनके क्षेत्र के अंदर बिजली और पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो और उसके बाद ही जो क्षेत्र के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं या फिर मूलभूत जो सेवाएं होती हैं उनकी व्यवस्था समय पर पूरी हो।